हेलो एवरीवन, राजनीति कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी की किसी भी जिले से देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, जो भी आपके लिए संविदा भर्ती या फिर कोई ऐसी जो वैकेंसी आएगी जो कि रूरल एरिया में या बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता चल पाता है, तो उसकी मैं आपको एक सटीक जानकारी दूंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर कनेक्ट करिए और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। हालांकि मैंने इस पे आपको एक शॉर्ट वीडियो या फिर कहें लाइव वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का जो डाउट था बना हुआ था और भी मेरे सामने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग अच्छे से चीज़ों को समझ के और फिर अपना आवेदन वगैरह कर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सेवा योजन पोर्टल आपका जो उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे आपको जितनी भी संविदा की भर्तियाँ आती हैं, संविदा कर्मचारियों की भर्तियाँ आती हैं, उस पर उसका अपडेट दिया जाता है। और इस समय आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जितनी सरकारी भर्ती को लेकर सक्रिय नहीं है, उतना तो वो संविदा भर्ती को लेकर सक्रिय हो गई है। तमाम तरह के पद आ रहे हैं, लगातार छोटे छोटे पद आ रहे हैं, सैलरी वगैरह उसमें। हाँ, ये होता है कि चलो ठीक है कि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, वहाँ पे योग्यता के अनुसार आपको काम मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ ना कुछ ऐसे भी पद आपके हैं जहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ा दी गई है। तो उसी क्रम के बारे में अगर बात करें तो आपका जो एक ऐसा विभाग आता है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग, जिसके अंतर्गत आपको जितने भी रूरल होते हैं या फिर मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं या जो भी क्षेत्र होते हैं या जो ब्लॉक लेवल में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं, वहाँ की जो भी उनसे बेरोजगारी से संबंधित या उनकी आजीविका से संबंधित, उनकी जीविका से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसी विभाग को सौंपी जाती हैं। यही विभाग वो पूरा टेंडर लेता है, काम करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इस विभाग में आपके ब्लॉक स्तर की काफ़ी पद आए हुए हैं, मतलब ब्लॉक लेवल के तमाम तरह के पद आए हुए हैं, जिसमें कि आपके अच्छे पद भी हैं, छोटे पद भी हैं, बड़े पद भी हैं। तो हर एक जो पद आपके आए हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज वगैरह क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि सेवा योजन पोर्टल में आप लोग आवेदन किया करिए। एक बार आवेदन करते हैं, 2 बार आवेदन करते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से आवेदन करिए। क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे भी अगर आप आवेदन करते हैं या फिर जाते हैं वैकेंसी में, तो बहुत ज़्यादा आपकी भीड़ होती है। सही बताऊं तो सेवा योजन पोर्टल में इस समय सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके 500 पद आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर 20,000 आवेदन आपके हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को होने में टाइम लगता है। हालांकि यह है कि अगर आप लगातार कनेक्ट रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, तो 101% आपके हित में कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ब्लॉक स्तर की जो आपकी भर्ती आई है, जहाँ पे मैंने स्वयं आवेदन किया, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता दूंगी सेवा योजन पोर्टल पे आवेदन करने के लिए। बाकी तो आप लोग को आवेदन का प्रोसेस पता चल ही गया होगा कि कैसे आवेदन किया जाता है। तो सेवा योजन पोर्टल पे आपको हमेशा निःशुल्क आवेदन करने का मौका दिया जाता है। मेरिट के आधार पर आपकी कैसे भी पद आए, चाहे जैसे पद आ जाए, आपकी हमेशा मेरिट के आधार पर ही चयन होता है, क्योंकि संविदा की भर्ती है। तो आपको कोई लिखित परीक्षा या फिर बहुत ज़्यादा आपका इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत कोई सिलेबस पढ़ना हो तब जाना हो। इंटरव्यू भी अगर होता है तो बहुत बेसिक सा ही होता है, बहुत मतलब माइनर सा होता है, बहुत आपका बड़ा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो इस समय आपको ब्लॉक लेवल की भर्ती देखने को मिलेगी, लेवल 4 और 5 की भर्ती देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपके तमाम तरह के पद आए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पद आया हुआ है, ब्लॉक मिशन मैनेजर का पद आया हुआ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद आया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आया हुआ है, या MIS जो आपके पद आते हैं, इस तरह के पद। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का पद आया हुआ है या डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का, इसमें आपकी तरह तरह की जो फील्ड दी गई है, मतलब बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं। जैसे आपको पता है कि ITI में होता है ना कि आपके मैकेनिकल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, फूड होते हैं, फैशन के होते हैं, या फिर आपका कोई और क्षेत्र होता है, उसमें प्लम्बर का होता है, बहुत तमाम तरह के उसमें ट्रेड होते हैं, जिसमें आपको किसी एक में सर्टिफिकेट आपको लेना रहता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का जो आपका पद आया हुआ है, इसमें ट्रेड अलग दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे BTech वाले भी आवेदन कर सकते हैं, MTech वाले भी आवेदन कर सकते हैं, MBA वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, MSc वाले भी आवेदन कर सकते हैं, MA वाले भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब हर एक जो कैंडिडेट है उसको अलग अलग ट्रेड दिया गया है, अलग अलग पद आया हुआ है। पद का नाम डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर ही रहेगा, चाहे आप MBA के लिए MBA पास है तो आप आवेदन करेंगे, या MTech है, या BTech है, या MSc है, MA है, चाहे जो है आप, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका
जो पद का नाम रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर ही रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो आपकी कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव हो जाएगा, आपका कार्य बदल जाएगा। ठीक है, आपके पद के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सेम वही चीज़ आपका ब्लॉक मिशन में भी है। आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने बीएससी किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो, बीकॉम किया हो, या फिर आपने कुछ भी किया हो, कंप्यूटर साइंस में किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे ब्लॉक जो आपका मिशन मैनेजर आया हुआ है उसमें, और उसमें भी आपको अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि बीटेक वालों को ही मौका दिया जा रहा है, एमटेक वालों को ही मौका दिया जा रहा है। तो देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मौका सबको दिया जा रहा है, बस ये है कि आप किस फील्ड में अपना आवेदन करते हैं और क्या चीज़ें करते हैं। बाकी आपकी सैलरी भी सेम है, प्रोसेस भी आपका सेम है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उन सब की एज जो है वो 21 से 45 के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 45 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और जो भी ओबीसी वर्ग से हैं या जो एससी एसटी से हैं उनको यहाँ पे छूट भी मिलेगी। ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी जो भी नियमावली है उसके अनुसार। ठीक है, हमेशा किसी भी भर्ती में मान लीजिए मैं आपको ना बताऊं कि हाँ छूट है कि नहीं, तो आपको इतना समझ लेना है कि छूट आपकी हर एक पद में होता है। कितनी भी आपकी भर्ती आ जाए उसमें आपका मतलब मोस्टली अगर बोलें तो आपका छूट होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। तो फिर आपका यहाँ पे एक पद आता है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जहाँ पे आपको जितने भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। यानी जिन्होंने भी कॉमर्स से जिनका सब्जेक्ट रहा है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जहाँ पे ग्रेजुएट प्लस आपका कंप्यूटर में जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे आवेदन करेंगे। मैं आपको सैलरी भी बताऊंगी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई थी मैंने आपको लाइव सैलरी दिखाई थी। क्योंकि लोगों को होता है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि अरे संविदा पे इतनी सैलरी, हालांकि ये है कि आपकी जो सैलरी मेंशन रहती है उससे कुछ कट के आपको मिलता है। कटने का मतलब ये नहीं कि आपका 50% मिल रहा है, नहीं, आपका 1000-2000 रुपये वहाँ पे कट हो जाता है। उसके बाद आपको वो इन हैंड की सैलरी वहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस आपका यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, आप किसी भी स्ट्रीम में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं आपको बताऊँ तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है और आपका जो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर का पता हुआ है यहाँ पे आपका 63 के यानी कि 63,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन है। इन हैंड आपकी सैलरी लगभग यहाँ से 55 से 60,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जान लेना है। बाकी आपके जो भी ब्लॉक मिशन मैनेजर है वहाँ पे आपकी सैलरी 35,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये के बीच में रखी गई है। ठीक है, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट का पता है जहाँ पे आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पता है वहाँ पे आपकी सैलरी 17,000 रुपये रखी गई है। अब बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली महिलाओं में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर बताया इसका काम क्या होगा, किस तरह से इसमें काम करना होगा। तो मैं जो भी पद आया है ना उसका विवरण भी दे देती हूँ कि आपका कार्य क्या होगा या फिर आपको किस तरह से वहाँ पे काम करना होगा, ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है या किस तरह से है, कितने घंटे का काम है। तो देखिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर है ये पद आपका है कि जितने भी आपके जो राज्य स्तर पर जो भी आपके स्कीम बनेंगी, जो भी चीज़ें बनेंगी, ब्लॉक जिसको आपको ब्लॉक लेवल तक पहुँचाना है, तो उसका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, पूरी चीज़ें आपकी मतलब एक फॉर्मेट तैयार होता है कि हाँ इस सिस्टमेटिक ढंग से कि इसको इस सिस्टम से ले जाके और उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर होता है उसका ये काम होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेटर का देखा कि उसका काम होता है कि अनुदेशक को पूरा अच्छे से वो समझाए, बताए, सारी चीज़ें उसको करवाएं। तो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर भी एक तरह से आप बोलेंगे तो एक अच्छा खासा पद है, जहाँ पे आपको हर एक ट्रेड में मतलब जिस भी आपको फील्ड में काम दे दिया गया वहाँ पे आपको एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है, आपके अंडर में लोग काम करेंगे, आप एक मतलब एज अ हेड वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मैनेजर में होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि जैसे कोई भी स्कीम है तो आपको इसको ग्राउंड लेवल पे इतने दिन में इसको कंप्लीट करवानी है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जितना भी आपको टाइम दिया गया, तो आपको वहाँ पे एज अ हेड, एज अ बोले तो आपको यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा सुपरवाइजर की तरह या बोले कि हेड मैनेजर के रूप में आपको वहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, फिर ब्लॉक मिशन मैनेजर जो होता है वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें होती है कि जो ब्लॉक लेवल पे लोग होते हैं, जैसे कि आपको ब्लॉक लेवल का अधिकारी बना दिया गया, ब्लॉक लेवल का मैनेजर बना दिया गया, कि जो ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हट के जब आपके पास ब्लॉक लेवल पे चीज़ें आएंगी तो आप उसको कैसे सर्कुलेट करोगे, हर जगह कैसे फैलाओगे, कोई भी मतलब चीज़ें आई हैं ब्लॉक स्तर पर कैसे आप काम करेंगे, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए इस तरह के जितने भी काम होते हैं उनका संबंध
भवन सीधा पंचायत भवन से या फिर आपके ऐसे भवन से होता है जहाँ पे लोक निर्माण के लिए काम होता है, ठीक है, मतलब लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर पंचायत भवन में या फिर कहते हैं ना कि ब्लॉक में इन जो ये जगहें होती हैं, यहाँ पे आपको जो जन कल्याण की चीज़ें होती हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो चीज़ें होती हैं, वही यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो आपका लेखा जोखा, जैसे कि बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले स्टूडेंट रहते हैं, तो जितने भी लेखा जोखा होता है, कोई भी स्कीम आ रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं या कोई आपका रूल्स आ रहा है, तो उसमें जो आपका पैसा लगता है, जितना धन लगेगा, जितनी भी आपकी वहाँ पे व्यय लगेगा, खर्च लगेगा, तो उसका एक पूरा फॉर्मेट तैयार करना, उसका एक डेटा तैयार करना, उस पर पूरा विवरण करना, पूरा उसकी जानकारी रखना कि क्या चीज़ें कैसे हो रही है, इस स्कीम में क्या जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ें जाएंगी, इस तरह से एक पूरा लेखा जोखा तैयार करना, वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम होता है, जो कि आपका यहाँ पे रखा गया है पद, ठीक है। फिर आता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो आपका एक इन सारे पदों से छोटा पद है, जिसमें आपको मैनेज करना होता है सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपको पूरी फाइल का जिम्मेदारी रखा जाए कि आपको पूरा डेटा कलेक्ट करना है, पूरा आपको ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, फीडिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। बाकी यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये पद आपका पूरे 75 जनपदों में आया है। आप यूपी के किसी भी जनपद से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट करते हैं बिहार से, एमपी से, उत्तराखंड से कि क्या हम आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूपी की है, तो यूपी के ही कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने जिले में अगर आवेदन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन कर सकते हैं। और अभी मैं परसों या नरसों में लाइव थी, तो उसमें एक लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि गाजीपुर में, मैं गाजीपुर से हूँ और मैं गाजीपुर में अगर आवेदन करती हूँ या फिर मैं कैसे आवेदन करूँ कि मेरा गाजीपुर में ही सिलेक्शन हो। तो देखिए, जब आप आवेदन करने के प्रोसेस में जाएंगी तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अपना जिला चुनने का, तो आप वहाँ पे गाजीपुर चुनिए, ठीक है। आपको ये 75 जिला यहाँ पे लिखा है, मतलब कि सभी जिलों में आवेदन हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने ही जिले में आवेदन करिए। आप गाजीपुर से हैं तो आप गाजीपुर वहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करिए, तो आपको आ जाएगा, वहीं पे आप आवेदन करिए, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैं आपसे डिस्कस करूँ। यहाँ पे आपको पता है कि सिविल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है, फिर डीबी के लिए आपको कॉल आएगा, सारी चीज़ें होंगी, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। बहुत बार मैंने वो चीज़ आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। बाकी कोई आपका और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो लिख दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।